नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जब एक उपमहाद्वीप दो हिस्सों में बंट गया था। पर इसकी शुरुआत 1947 की उस तारीख से नहीं होती जब वो सीमा रेखा खींची गई थी। नहीं, इसकी शुरुआत होती है ठीक उसके बाद, एक बहुत ही तीखी बहस से। तो चलिए इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखिए, आज़ादी मिलते ही मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मांग रखी कि भाई एक गुडविल जेस्चर के लिए पाकिस्तान को भारत के खजाने से 75 करोड़ रुपए दिए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो इस बात के सख्त खिलाफ थे। मतलब एक भी रुपया नहीं। पर गांधी जी के अनशन का दबाव ऐसा था कि उन्हें झुकना पड़ा। ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी। असल में ये उस गहरी दरार का पहला संकेत था जो अब बन चुकी थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि बंटवारे की असली कहानी क्या थी। ये कहानी 1947 में शुरू नहीं होती, बल्कि बहुत बहुत पहले शुरू हुई थी, एक इंसान के सफ़र के साथ। एक ऐसा इंसान जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन उनको समझने के लिए हमें उस इंसान को देखना होगा जो वो पहले थे और फिर जो वो बाद में बने। ये उनके विचारों में आए एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है। यहाँ हमें दो अलग अलग जिन्ना दिखाई देते हैं। एक तरफ है शुरुआती जिन्ना, एक ऐसे अंग्रेज भद्र पुरुष जिन्हें नमाज से ज्यादा कानून की किताबों पर यकीन था। वो कांग्रेस के सदस्य थे और सरोजिनी नायडू ने तो उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत तक कहा था। और फिर यही जिन्ना बाद में कायदे आजम बने, जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की वकालत की और एक अलग देश की मांग की। तो सवाल यह है कि ऐसा आखिर हुआ क्या कि एकता का एक राजदूत बंटवारे का सबसे बड़ा पैरोकार बन गया। इसकी जड़ें हमें मिलती हैं ब्रिटिश हुकूमत की उस रणनीति में जिसने बंटवारे के लिए जमीन बहुत पहले ही तैयार कर दी थी। अंग्रेजों ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम किया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल को बांट रहे हैं, पर असल में उसे हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाकों में बांट दिया। ये पहला गहरा घाव था। फिर 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग के गठन को बढ़ावा दिया और फिर 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स ले आए। मतलब अब राजनीतिक तौर पर भी हिंदू और मुसलमान अलग हो गए। ये बांटो और राज करो का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। और इसी माहौल में भारत की राजनीति में गांधी जी का प्रवेश होता है और यहीं से देश के बड़े नेताओं के बीच वैचारिक और व्यक्तिगत टकराव बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं टकरा रही थीं। जिन्ना को बोर्डरूम पॉलिटिक्स मतलब बैठक कक्ष की राजनीति और कानूनी दलीलों पर भरोसा था। दूसरी तरफ गांधी जी ने राजनीति को आम जनता तक सीधा सड़कों पर पहुंचा दिया। जिन्ना को धार्मिक नारों पर आधारित इस भीड़ वाली राजनीति से डर लगता था। उन्हें लगता था कि ये लोकतंत्र नहीं, ये तो अराजकता को जन्म देगी। और यहीं से रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। गांधी जी ने जब खिलाफत और असहयोग आंदोलन को मिलाया तो जिन्ना इससे सहमत नहीं थे। 1920 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ये एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था जिसने उन्हें कांग्रेस की मुख्यधारा की राजनीति से एकदम दूर कर दिया। और इसके बाद की जो घटनाएं हुईं, उन्होंने जिन्ना और मुस्लिम लीग के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग को आप कह सकते हैं कि अटल बना दिया। देखिए ये सब कैसे हुआ। 1937 के चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली। मुस्लिम लीग को उम्मीद थी कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने साफ साफ मना कर दिया। अब ये जो इनकार था ना, ये क्रूशियल पॉइंट था। इसी एक इनकार ने जिन्ना के मन में ये डर बैठा दिया कि आज़ाद भारत का मतलब होगा हिंदू राज। और इसी डर के चलते 1940 में मुस्लिम लीग ने पहली बार औपचारिक रूप से एक अलग देश पाकिस्तान की मांग रख दी। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ राजनीतिक असफलता नहीं थी, ये पूरे उपमहाद्वीप में फैले एक भयानक सांप्रदायिक नरसंहार की कहानी थी। साल था 1946। अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन भेजकर एक आखिरी कोशिश की। एक ऐसे भारत का प्रस्ताव रखा जिसमें मुस्लिम और हिंदू बहुल प्रांतों के समूह होते। जिन्ना इस पर मान गए, लेकिन तभी जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि कांग्रेस भविष्य में इस योजना को बदल भी सकती है। जिन्ना को लगा ये तो धोखा है और उन्होंने तुरंत अपना समर्थन वापस ले लिया। संयुक्त भारत का आखिरी दरवाजा भी बंद हो गया। अब जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे तो जिन्ना के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, शक्ति प्रदर्शन। उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। उनका संदेश बिल्कुल साफ था,
अब लड़ाई सिर्फ कागजों पर नहीं, अब लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। और ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी। नतीजा बेहद भयानक था। अकेले कलकत्ता में पहले 72 घंटों के अंदर 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये हिंसा नोआखाली, बिहार, पंजाब तक फैल गई। लाशों से लदी हुई ट्रेनें इस बात का सबूत थीं कि अब शायद साथ रहना नामुमकिन हो चुका है। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि सरदार पटेल जैसे नेता, जो हमेशा से विभाजन के खिलाफ थे, अब इसे स्वीकार करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने महसूस किया कि अगर देश को गृह युद्ध से बचाना है तो बंटवारा ही एकमात्र रास्ता है। ये एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन शायद जरूरी फैसला बन चुका था। और जब बंटवारे का फैसला हो ही गया तो इसे लागू करने की जल्दबाजी देखिए। सीमा रेखा खींचने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते, जी हाँ, सिर्फ 5 हफ्ते का समय दिया गया। एक ऐसी लकीर जो करोड़ों लोगों की तकदीर लिखने वाली थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये काम सर सिरिल रैडक्लिफ को सौंपा गया, एक ब्रिटिश वकील जो पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्होंने बंद कमरों में पुराने नक्शों और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर एक ऐसी लकीर खींच दी जिसने किसी का घर बांटा, तो किसी का खेत, तो किसी का पूरा गांव। इस जल्दबाजी और इस राजनीतिक खींचतान की कीमत आम इंसान ने चुकाई, और उसकी विरासत आज भी बहुत दर्द देती है। करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। और इस नफरत की आग में एक अनुमान के मुताबिक 20 लाख लोग मारे गए। सड़कों पर सिर्फ इंसानों की कतारें नहीं थीं, बल्कि लाशों के ढेर थे। और आखिर में एक ऐसा सच जो शायद इतिहास बदल सकता था। जिन्ना को तपेदिक था और वो मर रहे थे। उन्होंने ये बात सबसे छिपा कर रखी। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये बात पता चल गई तो अंग्रेज बंटवारे को टाल देंगे। पाकिस्तान बनने के सिर्फ 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तो बंटवारे का इतिहास हमें यही सिखाता है, ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक मानवीय विफलता थी। और ये हमें याद दिलाता है कि जब नेता जमीन बांटते हैं तो सिर्फ सीमाएं नहीं बनती, बल्कि दिलों के बीच भी कंटीली तारें खिंच जाती हैं।